हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। केशव अपने ग्रीष्म काल का कुछ समय अपने मित्र जतिन के साथ उसके नाना जी के गांव में व्यतीत करता है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अवस्थित है। बड़े शहर में रहते आने के कारण यहाँ के हरे भरे वन, ताजी हवाएं, वेगवान जल प्रवाहों की ध्वनियां और पक्षियों की चहचहाट उसके लिए एक नूतन अनुभव है। तथापि केशव के लिए तो रात्रि में चमकते सैकड़ों जुगनुओं द्वारा नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन सर्वाधिक आकर्षक दृश्य है। जुगनुओं के विषय में पूछने पर जतिन के नाना नानी केशव को बताते हैं कि जुगनू मौसमी कीट हैं और ये प्रकाश का प्रयोग परस्पर संप्रेक्षण हेतु करते हैं। केशव के संज्ञान में यह भी आता है कि दुर्भाग्य से प्रकाश प्रदूषण कम होते हुए वनावरण और अत्यधिक पर्यटन के कारण जुगनुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। अवकाश के समाप्त होने पर केशव और जतिन अपने शहर वापस लौटने के लिए सायंकालीन एक बस में बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बस घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरती है, वैसे वैसे केशव चांदनी में नहाए प्राकृतिक दृश्यों का और समीप से गुजरते हुए वाहनों के अग्रदीपों से निकलने वाली चमकीली किरणों के पुंज का अवलोकन करता है। इससे उसे चंद्रमा से संबंधित अनेक कविताओं और गीतों की याद आने लगती है और वह सोचने लगता है कि क्या चंद्रमा वास्तव में स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है? क्या हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में नहीं सीखा था कि हमारे सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकते हैं? क्या चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है? कौन से पिंड स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? यह सब विचार करते हुए उसके ध्यान में एक नया तथ्य आया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। 11.1 प्रकाश के स्रोत। सूर्य स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है और यह पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत है। तारे, तड़ित, अग्नि और अन्य जंतु भी स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। चित्र 11.1। ये देखिए बच्चों, ये सूर्य है और ये बिजली चमक रही है, ये जुगनू है, ये तारे हैं, ये सभी अपना प्रकाश जो है स्वयं उत्सर्जित करते हैं। प्राचीन काल में मानव ने आग जलाना सीखा था, जो कृत्रिम प्रकाश का सबसे प्रारंभिक रूप था। बीतते समय के साथ उन्होंने पशु वसा, तेल, मोम और गैस जैसे भिन्न भिन्न ईंधनों से अग्नि उत्पन्न करना सीखा। चित्र 11.2। ये देखिए बच्चों, ये मशाल है, ये मोमबत्ती है, ये दिया है, ये लालटेन है, ये लैंप है। तो इनमें देखिए मनुष्य ने ये जो विभिन्न ईंधन होते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, तेल हो गया और ये देखिए मोम हो गया, इन सब से क्या है, इन्होंने आग उत्पन्न करी है और इससे क्या होता है, प्रकाश भी होता है, अग्नि उत्पन्न करी है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत और विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रकाश स्रोतों के आविष्कार के साथ अब मानव की प्रकाश संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति विद्युत प्रकाश से हो जाती है। चित्र 11.3। ये देखिए, ये विद्युत प्रकाश है। आप अपने कमरे में आते हैं, अंधेरा कमरा है तो आप बटन दबाकर लाइट जला लेते हैं स्विच ऑन करके। तो ये देखिए, ये सब विद्युत प्रकाश के लिए बल्ब हैं। ये ट्यूब लाइट है, कोई CFL है, ये सभी लाइटें हैं, विद्युत प्रकाश के स्रोत। ऐसे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। जो पिंड स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वे अदीप्त पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है। यह स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अपितु यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है। विज्ञान एवं समाज। प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी LED युक्त लैंप ऐसे आधुनिक प्रकाश स्रोत हैं जो बहुत कम विद्युत शक्ति का उपभोग करते हैं। ये परंपरागत विद्युत बल्बों से अधिक द्युतिमान होते हैं
और अधिक लंबे समय तक चलते हैं। इनसे न केवल विद्युत का उपभोग कम होता है, अपितु ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहते हैं। इनके अधिलाभों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एलईडी दीपों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रयास किए हैं। एलईडी दीप जब कार्य करना बंद कर दें तो इन्हें सामान्य कचरे में ना फेंक कर इनका उचित निपटान अथवा पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। 11.2 क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? आइए इसे ज्ञात करने हेतु एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1, आइए जांच करें। माचिस की 3 डिब्बियां लीजिए और प्रत्येक डिब्बी की आंतरिक ट्रे की तली में एक समान स्थिति पर एक छोटा छिद्र बनाइए। माचिस की तीनों डिब्बियों को खड़ा कीजिए और इनकी ट्रे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि इनके छिद्र समान ऊंचाई पर रहें। चित्र 11.4 में देखिए बच्चों, ये माचिस की डिब्बी है और इसमें जो ये जो ट्रे होती है इनमें देखिए छिद्र बराबर किए गए हैं, ये देखिए। और इस तरीके से आपको इसको खड़ा करना है। और कुछ माचिस की डिब्बियां इस तरीके से सहारे के लिए आप रख सकते हैं। माचिस की डिब्बियों के एक और टार्च इस प्रकार रखिए कि इसका दीप छिद्रों की समान ऊंचाई पर उनके साथ एक सीध में हो। ये देखिए, ये इस तरीके से खड़ा किया गया है। माचिस के डिब्बियों के दूसरी ओर एक गत्ता यानी पर्दा रखिए। ये देखिए, ये एक गत्ता रखा है या जो कि एक पर्दे का काम करेगा। और टार्च के प्रकाश का चमकदार बिंदु इस गत्ते पर प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए कि इसे प्राप्त करने हेतु आपको थोड़ा सा डिब्बियों की ऊंचाई को समायोजित करना पड़ सकता है। ये देखिए, आपने डिब्बियों को थोड़ा ऊंचे ऊंचे पे कर दिया ताकि यहाँ पर आपको ये प्रकाशमयी बिंदु प्राप्त हो। अब आपने यहाँ पे टॉर्च जलाई तो इन सभी छिद्रों से गुजर कर प्रकाश इस पीछे वाले पर्दे पे पड़ रहा है। ये देखिए ये बिंदु। माचिस की किसी एक डिब्बी को थोड़ा सा एक और अथवा ऊपर या नीचे की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कोई भी डिब्बी को ऊपर नीचे कर दीजिए आप। क्या आप अब भी प्रकाश के चमकदार बिंदु को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम तब प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रकाश को वो दूसरी तरफ जाने से रोक देगी। जब तीनों डिब्बियों के छिद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तब हम पर्दे पर प्रकाश का चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए बच्चों, ये बालिका क्या कह रही है, क्या हम इस तथ्य की जांच किसी अन्य विधि से भी कर सकते हैं? अब ये बालक क्या कह रहा है, मुझे एक विधि सूझी है, हमें मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, ये मोमबत्ती की लौ को एक सीधी पाइप से ये बालिका देख रही है, लेकिन जब इसने इसको मोड़ दिया तब देखिए देख रही है, तब इसको ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये देखिए सीधी रेखा में यहां पर कुछ भी नहीं है, ये मुड़ गया है। अब देखिए क्रियाकलाप 11.2, आइए अन्वेषण करें। इसमें सावधानी क्या है? जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग केवल किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए। बच्चों, यहां पर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो कोई बड़ा आपके आसपास होना चाहिए। किसी लचीले पदार्थ जैसे रबड़ अथवा प्लास्टिक का एक लंबा व खोखला पाइप लीजिए और इसे सीधा रखते हुए इस प्रकार पकड़िए कि आप चित्र 11.5 का में दर्शाए अनुसार मोमबत्ती की लौ को देख सकें। अब पाइप को मोड़ दीजिए और मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास कीजिए। चित्र 11.5 ख, क्या आप अब भी मोमबत्ती की लौ को देख पाते हैं? आप सीधे पाइप से मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं परंतु मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। चलिए आगे गहन चिंतन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सावधानी देखिए, लेजर का प्रयोग केवल शिक्षकों के निर्देशन में ही कीजिए। इस क्रियाकलाप हेतु उच्च क्षमता लेजर का उपयोग नहीं करें। इस क्रियाकलाप के लिए एक निम्न क्षमता लेजर संकेतक ही पर्याप्त है। कभी भी लेजर पुंज सीधे किसी की आंख पर ना डालें क्योंकि यह आंख को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। लेजर पुंज को दृश्यमान बनाने के लिए एक बीकर अथवा कांच के गिलास में जल भरकर उसमें कुछ बूंद दूध मिलाइए। अब देखिए, जब आपने इसमें गिलास में जल भरा तो वो तो पारदर्शी होता है, जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं,
क्योंकि बिल्कुल आर पार आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपने उसमें दूध की कुछ बूंदें मिला दी तो वो पानी दूधिये रंग का हो जाता है। अब एक लेजर किरण पुंज को इसमें से होकर पार जाने दीजिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप देखते हैं कि जल के भीतर लेजर प्रकाश पुंज एक सरल पथ का अनुगमन करता है? तथापि प्रकाश कभी-कभी एक वस्तु के किनारों के परितः मुड़ भी सकता है। इस प्रक्रम के विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। देखा आपने इस सब में किस तरह से लेजर यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से देखिए लाइन आ गई है। आप इसको जब क्रियाकलाप को करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 11.3 पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। बच्चों आपको इन तीनों शब्दों पर बहुत ध्यान देना है, आगे हम इसी विषय में पढ़ेंगे। दोबारा से पढ़ते हैं। 11.3 पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का संचरण। ये बालिका क्या कह रही है? क्या होता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश के पथ में रखी जाती है। आइए भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को प्रकाश के पथ में रखते हैं और ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 11.3 आइए प्रयोग करें। विभिन्न पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए तथा साथ ही एक टॉर्च लाइट भी लीजिए। तालिका 11.1 विभिन्न पदार्थों से प्रकाश का संचरण। पहले पदार्थ है, फिर पारदर्शी है, पारभासी है या अपारदर्शी, ये आपको बताना है। फिर प्रकाश का संचरण पूर्णतया होता है, आंशिक रूप से, लेश मात्र भी नहीं होता। आपका मेरा पूर्वानुमान यानी कि आपका पूर्वानुमान क्या था, यानी आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अवलोकन, मेरा अवलोकन में लिखना है। जब आपने देख लिया असल में हुआ क्या, वो आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों आपको पता ही है पारदर्शी क्या होती है वस्तुएं, वो जिनमें से आर पार देखा जा सकता है। और अपारदर्शी क्या होती है? जिनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। लेकिन पारभासी वो होती हैं जिनमें से ढंग से ना तो आर पार देखा जा सकता है और ना ही प्रकाश अच्छे से आ सकता है। वो दोनों ही, पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों ही गुण इसमें होते हैं। चलिए गत्ते का एक बार देखते हैं। गत्ता कैसा है? अपारदर्शी, क्योंकि इसमें से आर पार प्रकाश नहीं गुजरता। उसके बाद आपका अनुमान क्या लग रहा है? प्रकाश का संचरण लेश मात्र भी नहीं होगा। लेकिन जब आपने उसको देखा तब भी आपने यही पाया। अब कागज का करिए, इसी तरह कांच, इसी तरह अनुरेखण पत्र, मोटा कपड़ा, अन्य भी आप लिख सकते हैं तो आप यहां लिखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तालिका 11.1 में दिए गए पदार्थों को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में आपने पदार्थों को इस आधार पर पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में वर्गीकृत करना सीखा था कि आप उसके आर पार कितनी स्पष्टता से देख पाते हैं। किसी अंधेरे कक्ष में जाइए और टार्च को चालू करके ऐसी स्थिति में रखिए कि टार्च से निकलने वाला प्रकाश कमरे की किसी दीवार पर पड़े, अथवा आप चित्र 11.6 में दर्शाए अनुसार गत्ते का पर्दा इस प्रकार रख सकते हैं कि प्रकाश गत्ते पर पड़े। अब हम इस क्रियाकलाप को 2 चरणों में करेंगे, पूर्वानुमान लगाना एवं प्रेक्षण लेना। चलिए, यदि आप टार्च से आने वाले प्रकाश के सामने किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो पूर्वानुमान लगाइए कि क्या होगा। क्या आपको अभी भी पर्दे पर प्रकाश का वृत्त दिखाई देगा? तालिका 11.1 में अपना पूर्वानुमान लिखिए। अब वास्तव में टार्च और पर्दे के मध्य कोई एक वस्तु रखिए, क्या प्रकाश वस्तु से होकर गुजरता है? तालिका 11.1 में अपना प्रेक्षण लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। उपरोक्त चरणों को सभी वस्तुओं के लिए दोहराइए। चलिए, क्या आपका पूर्वानुमान तथा प्रेक्षण समान है? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पारदर्शी पदार्थों से प्रकाश लगभग पूर्णतः पार हो जाता है। पारभासी पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है और अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश पार ही नहीं होता। तो देखा बच्चों, ये तीनों शब्द आपको ध्यान देने हैं। पारदर्शी क्या होता है? जिनसे प्रकाश गुजर सकता है, दूसरी तरफ पार हो सकता है। पारभासी से आंशिक रूप से पार होता है और अपारदर्शी से बिल्कुल भी आर पार नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। क्या होता है जब अपारदर्शी वस्तु प्रकाश पथ को अवरुद्ध कर देती है? देखिए, जैसे ये बालिका खड़ी है, प्रकाश को अवरुद्ध कर रही है, ये खड़ी है, तो यहाँ पे इसकी परछाई बन गई है, शैडो कहते हैं जिसे।
11.4 छाया बनना। क्रियाकलाप 11.3 में प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर पर्दे पर आपको क्या दिखाई दिया? क्या आपने दीवार पर काली आकृति देखी? यह काली आकृति क्यों बनी है? ये देखिए बच्चों, इस चित्र में हम अब जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसके मार्ग में रखी जाती है तो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। पर्दे पर जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां बनी काली आकृति को छाया कहते हैं। जब हम धूप में अथवा किसी प्रकाश स्रोत के नीचे होते हैं तब हमने अपनी और अपने चारों ओर की अन्य वस्तुओं की छायाओं को देखा है। चित्र 11.7 में आपने देखा, ये देखिए, ये छाया है हमारी, यानी परछाई। इसके अतिरिक्त आपने कभी छायाओं से विभिन्न आकृतियां बनाने का आनंद भी लिया होगा। क्या पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं भी छाया बनाती हैं? क्या आपने क्रियाकलाप 11.3 में ऐसा देखा है? अपारदर्शी वस्तुएं गहरी काली छाया बनाती हैं, जबकि पारभासी वस्तुएं हल्की छाया बनाती हैं। कुछ पारदर्शी वस्तुएं भी धुंधली छाया बना सकती हैं। आइए छायाओं के विषय में और अधिक सीखें। क्रियाकलाप 11.4 आइए अन्वेषण करें। विभिन्न आमापों और आकृतियों की कुछ अपारदर्शी वस्तुएं एकत्रित कीजिए। क्रियाकलाप 11.3 को दोहराइए, परंतु इस बार तालिका 11.2 के प्रथम स्तंभ में उल्लिखित क्रियाओं को कीजिए। प्रत्येक क्रिया में पर्दे पर बनी छाया की आकृति और आमाप का अवलोकन कीजिए। क्या सभी स्थितियों में छाया बनी? क्या छाया की आकृति और आमाप संगत वस्तु के समान थी? तालिका 11.2 के द्वितीय स्तंभ में अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। तालिका 11.2 छायाओं का अवलोकन। यह है क्रिया, यह है छाया के विषय में अवलोकन। पहला क्या है? पर्दा हटा दिया जाता है, वस्तु को हटा दिया जाता है। आपने छाया के बारे में क्या अवलोकन किया? अगर पर्दा हटा दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अगर यहां पर से पर्दा हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो छाया नहीं बनेगी। वस्तु को हटा दिया जाए तब भी छाया बनेगी कि नहीं? नहीं बनेगी। टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, अब टॉर्च जो जल रही है जिसकी वजह से छाया बन रही है प्रकाश से, वही बंद कर दिया जाए तब भी छाया नहीं बनेगी। टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को पर्दे की ओर खिसकाया जाए। ये सभी आगे का आप पढ़ेंगे और आपको आगे उसके बारे में लिखना है। इसी प्रकार टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को टॉर्च की ओर खिसकाया जाता है। फिर अब देखिए, जब टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को पर्दे की तरफ अगर हम खिसकाते हैं तो छाया हमारी छोटी होती जाती है, आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को टॉर्च की तरफ अगर हम खिसकाते हैं तो छाया बड़ी बनने लगती है। टॉर्च और पर्दे की स्थिति नियत रखते हुए अगर हम वस्तु को झुकाएं तब भी छाया में परिवर्तन आएगा। वस्तु का रंग परिवर्तित किया जाता है तो छाया पे कोई असर नहीं पड़ता, छाया काली ही बनती है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप स्वयं भी इसका अवलोकन करके लिखें। चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किसी वस्तु की छाया के अवलोकन के लिए हमें क्या क्या करना, हमें क्या क्या चाहिए? वस्तु का रंग परिवर्तन करने से क्या छाया का रंग परिवर्तित होता है? जब कोई वस्तु पर्दे पर पड़ने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करती है तब इस वस्तु की छाया बनती है। किसी छाया के अवलोकनार्थ हमें एक प्रकाश स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक जीवन में छाया के अवलोकन हेतु दीवारें, फर्श, धरातल अथवा कोई अन्य सतह पर्दे की भांति कार्य करते हैं। किसी छाया की आकृति, आमाप एवं स्पष्टता प्रकाश स्रोत और पर्दे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। वस्तु की छाया से उस वस्तु के विषय में जाना भी जा सकता है और नहीं भी। कभी कभी छाया देखकर वस्तु के विषय में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अपारदर्शी वस्तुओं का रंग परिवर्तित करने से उनकी छायाओं का रंग नहीं बदलता। चलिए आगे देखते हैं रोचक तथ्य में। ये देखिए रोचक तथ्य, छाया नाटक अथवा छाया कठपुतली नृत्य कला अनेक शताब्दियों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भाग रही है।
कला के इस रूप में सपाट कटी हुई आकृतियों को प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य रखा जाता है। इन्हें छाया कठपुतलियां कहते हैं। कठपुतलियों और प्रकाश स्रोत को हिला डुलाकर कठपुतली कलाकार छायाओं में सजीवों जैसी गति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे पात्र जीवंत हो उठते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, जैसे महाराष्ट्र में चरम बाहुली नाट्य, आंध्र प्रदेश में कीलू बोम्मा और तोलू बोमलाटा, कर्नाटक में तोगलू गोम्बेयाटा, ओडिशा में रावण छाया, केरल में थोलपाव कूथू और तमिलनाडु में बोम्मालटम। इन प्रदर्शनों का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए अपितु समाज को महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं। 11.5 प्रकाश का परावर्तन। जब अपारदर्शी वस्तु, एक चमकदार वस्तु जैसे स्टील की प्लेट ली गई तो मुझे पर्दे पर एक छाया प्राप्त हुई, इस बालक का कहना है। साथ ही पर्दे के सामने की दीवार पर एक चमकदार चकता भी दिखा। ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं कैसे। क्रियाकलाप 11.5 करेंगे इसमें। आइए जांच करें। एक चमकीली सपाट स्टील की पट्टिका अथवा कोई समतल दर्पण लीजिए, अर्थात एक ऐसा दर्पण जो सपाट हो, वक्रीय नहीं। इसे बाहर ले जाइए और इसकी चमकीली सतह पर धूप पड़ने दीजिए। जिस दीवार पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ रहा है, उस पर आप प्रकाश कैसे पहुंचा सकते हैं? प्रकाश को किसी दीवार अथवा समीप की सतह पर प्राप्त करने के लिए चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमाइए। 11.8 देखिए बच्चों, ये देखिए इस चित्र को। इसी प्रकार क्या आप दीवार पर प्रकाश का एक चकता देखते हैं? ये देखिए इस दीवार पर बन रहा है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि चमकदार प्लेट या दर्पण ने प्रकाश की दिशा बदल दी है? अब चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण को भिन्न भिन्न प्रकार से घुमाइए और दीवार पर प्रकाश के चकते का अवलोकन करें। क्या इसकी स्थिति परिवर्तित होती है? ध्यान दें कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है और जब यह किसी चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण पर पड़ता है तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अपने अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि कोई चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण इन पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन का यह प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए किसी दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 11.6 आइए प्रयोग करें। स्टैंड में लगा एक समतल दर्पण, एक टॉर्च, एक कंघा, एक सफेद कागज की शीट और एक काले कागज की पट्टी लीजिए। काले कागज की सहायता से कंघे के एक रंध्र को छोड़कर शेष सभी रंध्रों को बंद कर दीजिए। खुला हुआ रंध्र एक पतले झिरी की भांति कार्य करता है। किसी मेज पर श्वेत कागज को फैला दीजिए। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए और झिरी पर टॉर्च का प्रकाश डालिए। कंघे और टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि आप कागज की अनुदिश संकीर्ण प्रकाश पुंज देख सकें जो झिरी से होकर गुजरा है। चित्र 11.9 का ये देखिए, इस चित्र को, पतली झिरी है ये। कंघे को स्थिर रखते हुए प्रकाश पुंज के पथ में एक दर्पण रखिए। चित्र 11.9 का आप क्या अवलोकित करते हैं? दर्पण पर पड़ने के पश्चात प्रकाश पुंज का पथ परिवर्तित हो जाता है। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये बालिका क्या कह रही है? किसी दर्पण में मैं अपना चेहरा भी देख सकती हूं। क्या यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है? चलिए आगे देखते हैं। 11.6 समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में देखिए, क्या आप इसमें अपना चेहरा देख पाते हैं? दर्पण में आप जो देखते हैं वह आपके चेहरे का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार हम दर्पण के सामने रखी अन्य वस्तुओं का भी प्रतिबिंब देखते हैं। आइए इस विषय में और अधिक जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 11.7 आइए प्रयोग करें। एक समतल दर्पण और एक पेन अथवा कोई अन्य वस्तु लीजिए।
चित्र 11.10 में दर्शानुसार दर्पण के सामने उस पेन को रखिए। देखिए ये दर्पण रखा है और इसके ठीक सामने ये देखिए यहाँ पे ये पेन रखा हुआ है। आप दर्पण में क्या देखते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि एक वैसा ही पेन दर्पण के पीछे भी रखा है। दर्पण के पीछे दिखाई देने वाली पेन दर्पण द्वारा बने पेन का प्रतिबिंब है। पेन स्वयं एक वस्तु है। अब दर्पण के सामने पेन को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखिए और प्रत्येक स्थिति में दर्पण में बने प्रतिबिंबों के आमापों की तुलना कीजिए। क्या वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब दोनों के आमाप समान है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आमाप का होता है। पुनः पेन के दर्पण को सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखिए और ध्यान से देखिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या पेन की नोक प्रत्येक स्थिति में ऊपर की ओर इंगित करती हुई दिखाई देती है? यदि प्रतिबिंब के ऊपरी व निचले सिरे वस्तु के सिरों के समान ही हो तो यह सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। अब दर्पण के पीछे पर्दे को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखिए। इसे सभी ओर घुमाइए। क्या आपको पर्दे पर प्रतिबिंब मिल पाता है? अब दर्पण के सामने पर्दे को रखकर इसे दोहराइए। किसी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रियाकलाप 11.8 आइए प्रयोग करें। किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपना प्रतिबिंब देखिए। चित्र 11.11 ये देखिए, ऐसे खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए। ध्यान से देखिए कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। आपको ये दूरी देखनी, कितनी दूरी पर बनता है। अब दर्पण के समीप खड़े हो जाइए। क्या प्रतिबिंब भी दर्पण के अधिक समीप बनता है? दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर खड़े हो जाइए और ध्यान दीजिए कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है। क्या आप दर्पण से आपकी दूरी और दर्पण से आपके प्रतिबिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप समतल दर्पण के समीप खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के समीप बनता है। जब आप समतल दर्पण से दूर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। अपना बायां हाथ उठाइए और देखिए कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सा हाथ उठाता है। अपना दायां कान स्पर्श कीजिए और देखिए कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन से कान को स्पर्श करता है। आप देखते हैं कि आपका वाम पक्ष प्रतिबिंब में उसका दक्षिण पक्ष और आपका दक्षिण पक्ष प्रतिबिंब में उसका वाम पक्ष दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हुआ वाम दक्षिण उत्क्रमण पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों में पार्श्विक परिवर्तन होता है। ये देखिए ये बालक क्या कह रहा है। अच्छा, अब मैं समझ गया हूं कि रोगी वाहनों में ये जो देखिए उल्टे अंग्रेजी के जो है लेटर लिखे हैं, देखा आपने? ये बच्चों ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है और ये उल्टा लिखा है। ये क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे चलते वाहनों के चालक अपने वाहन में लगे पश्चदर्शी दर्पण में इसे देखते हैं तो यह एम्बुलेंस पढ़ा जाता है। मतलब अगर ये उल्टा है, दर्पण में हमेशा उल्टा दिखाई दे रहा है, तो जब ये उल्टे लिखे हुए अक्षर हैं अंग्रेजी के और जब सामने चलने वाला वाहन अपनी गाड़ी में जो वाहन चालक है अपने, देखिए बच्चों हर गाड़ी में आगे शीशा लगा होता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है दिखाई दे, और उस शीशे में जब ये उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस नजर आता है तो चालक को वो सीधा दिखाई देगा, तब तो ये एम्बुलेंस पढ़ने में आ जाएगा और इस प्रकार वो जो चालक है एम्बुलेंस को जाने की जगह दे देगा, क्योंकि उसमें एक रोगी होता है जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। रोचक तथ्य। दर्पण का आविष्कार कब हुआ यह ज्ञात नहीं है। पहले पत्थर अथवा धातु को पॉलिश करके दर्पण बनाए जाते थे। जब कांच के दर्पणों का निर्माण आरंभ हुआ तो धात्विक दर्पण बनने की कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। तथापि यह कला आज भी जीवित है, जैसा कि केरल में एक अद्वितीय धातु सतह वाले दर्पण अरनमुला कन्नाडी शताब्दियों से बनाए जा रहे हैं। देखिए बालिका क्या कह रही है। क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम केवल दर्पण में ही देख सकते हैं अथवा इन्हें देखने की कोई अन्य विधि भी है? 11.7 सूची छिद्र कैमरा।
सूची छिद्र कैमरा एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें एक छोटे से छिद्र यानी सूची छिद्र से होकर गुजरती हैं और पर्दे पर इसका प्रतिबिंब बनाती हैं। क्रियाकलाप 11.9 आइए अन्वेषण करें। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए, यानी आपके साथ कोई बड़ा जरूर होना चाहिए। एक मोमबत्ती और एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए। गत्ते के टुकड़े में एक छोटा छिद्र बनाइए। किसी कम प्रकाशित कमरे में इस गत्ते के टुकड़े से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखिए। चित्र 11.12 क में दर्शाए अनुसार इसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। ये देखिए बच्चों, ये एक कम प्रकाश वाला कमरा है और इसमें ये एक गत्ता है जिसमें यहाँ पे छिद्र है। इसी के पीछे एक पर्दा रखा गया है और इसके सामने ये जलती हुई मोमबत्ती रखी गई है। आप पर्दे पर क्या देखते हैं? लौ से निकलने वाला प्रकाश गत्ते के छिद्र से गुजरता है और मोमबत्ती के लौ का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। क्या आप कुछ आश्चर्यजनक देखते हैं? मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब उल्टा अर्थात व्युत्क्रमित बनता है। आइए अब हम एक सूची छिद्र कैमरा बनाते हैं जिसका आप घर के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, इस छिद्र से होकर जो सामने हमने मोमबत्ती जलाई है इसका प्रतिबिंब पीछे पर्दे पे बन रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है, ये देखिए इसका बड़ा रूप यहाँ दिखाया गया है। पर्दे पर बना मोमबत्ती के लौ का प्रतिबिंब, ये देखिए ये प्रतिबिंब उल्टा है। ये देखिए जैसे प्रतीत हो रहा है कि मोमबत्ती उल्टी जल रही है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 11.10 आइए निर्माण करें। गत्ते के ऐसे 2 बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर खिसक सके, उसके बीच स्थान बहुत कम हो, अर्थात बॉक्स का एक एक फलक काट दीजिए। बड़े बॉक्स के बंद फलक के मध्य एक छोटा सा छिद्र बनाइए। ये देखिए यहां पे चित्र 11.13 का यहां पे देखिए छिद्र बनाया गया है। छोटे बॉक्स के बंद फलक के मध्य में एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग को एक पतले पारभासी पेपर जैसे कि अनुरेखण पत्र से ढक दीजिए जो एक पर्दे की तरह काम करे। चित्र 11.13 खा। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि अनुरेखण पत्र वाला फलक बड़े बॉक्स के भीतर हो। चित्र 11.13 गा। ये देखिए इस प्रकार। सूची छिद्र को वस्तु की ओर रखते हुए अपने सूची छिद्र कैमरे को पकड़िए और अब छोटे बॉक्स के खुले सिरे से देखिए। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तु जैसे किसी पेड़ अथवा किसी भवन को सूर्य के चमकदार प्रकाश में देखिए और छोटे बॉक्स को आगे या पीछे खिसकाकर अनुरेखण पत्र पर बना इसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखिए। क्या कैमरे में दिखाई दे रहा प्रतिबिंब दूसरी ओर की वस्तु के रंगों को दर्शाता है? क्या प्रतिबिंब सीधा है अथवा उल्टा? गहन चिंतन। चलिए अब गहन चिंतन पढ़ते हैं। एक सूची छिद्र कैमरा ऊर्ध्वाधरत उत्क्रमित यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्वत यानी कि उत्क्रमित होता है, ना कि ऊर्ध्वाधरत। उत्क्रमित हम इसके विषय में उच्च कक्षाओं में और अधिक सीखेंगे। 11.8 कुछ उपयोगी उपकरण बनाना। यह जानने के पश्चात कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और दर्पणों द्वारा परावर्तित होता है, अब इस अधिगम पर आधारित कुछ उपयोगी उपकरणों को बनाने का समय है। चलिए 11.8.1 परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। एक सरल परिदर्शी बनाने के लिए चित्र 11.14 में दर्शाए अनुसार हम एक Z आकृति के बॉक्स में 2 समतल दर्पण लगाते हैं। ये देखिए ये Z जैसी आकृति है ना बच्चों। अब यहाँ पर हमने दर्पण लगाया है। ये पहला दर्पण है यहाँ पे और यह यहाँ पर दूसरा दर्पण है। इन दोनों दर्पणों से क्रमिक परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश हमें उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो हमें सीधे दृश्यमान नहीं होती हैं। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में या सैनिकों द्वारा अपने बंकरों से बाहर देखने के लिए किया जाता है। आप इसे अपने सामने खड़े लंबे मित्रों के आगे की वस्तुओं को देखने हेतु उपयोग में ला सकते हैं। 11.8.2
बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलाइडोस्कोप। 3 समान चौड़ाई की आयताकार समतल दर्पण की पट्टियां लीजिए, उन्हें चित्र 11.15 का में दर्शाए अनुसार त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ लीजिए। देखिए इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति में जुड़ा हुआ है ना ये। दर्पण के स्थान पर आप मोटे परावर्तक पेपर की 3 पट्टियां भी ले सकते हैं। अपनी इस संरचना को एक मोटे चार्ट पेपर की बेलनाकार नली में स्थायी कीजिए। चित्र 11.15 खा नली के एक सिरे पर एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट रबड़ बैंड की सहायता से अथवा संजक टेप से चिपका दीजिए। इस शीट पर रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े अथवा मनके रखिए। चित्र 11.15 गा और इसे ट्रेसिंग पेपर से ढक दीजिए। ट्रेसिंग पेपर पर स्थायीकरण रबड़ बैंड से अथवा असंजक टेप से कीजिए। खुले सिरे की ओर से नली में देखने पर आपको एक सुंदर प्रतिरूप यानी पैटर्न दिखाई पड़ता है। चित्र 11.15 घा में देखिए, ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न है। यदि आप बहुमूर्तिदर्शी के दोनों सिरे खुले रखते हुए इसे किसी पेड़ अथवा अन्य वस्तु की ओर संरेखित करते हैं तब भी आपको सुंदर प्रतिरूप दिखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी की एक रोचक विशेषता यह है कि इसको घुमाने पर आपको प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्रतिरूप दिखाई देते हैं। इसके अनेक प्रतिबिंब बनाने का कारण यह है कि बहुमूर्तिदर्शी में लगे तीनों दर्पणों पर बार बार परावर्तन होने से एक वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं जो मिलकर सुंदर प्रतिरूप बनाते हैं। अभिकल्पक और कलाकार नए प्रतिरूपों के विचार प्राप्त करने हेतु सामान्यतः बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग करते हैं। संक्षेप में का अध्ययन करेंगे, अर्थात संपूर्ण अध्याय हम संक्षेप में पढ़ेंगे। जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। पारदर्शी पदार्थों से प्रकाश लगभग पूर्णतः संचारित होता है। पारभासी पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से संचारित होता है। अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का संचरण नहीं होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध होता है तो छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तुएं गहरी काली छाया बनाती हैं। पारभासी वस्तुएं धुंधली छाया बनाती हैं। इसके साथ ही कुछ पारदर्शी वस्तुएं भी धुंधली छाया बना सकती हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आमाप वस्तु के आमाप के समान होता है या सीधा बनता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह पार्श्वतः व्युत्क्रमित होता है। सूची छिद्र कैमरा किसी वस्तु का पर्दे पर ऊर्ध्वाधर व्युत्क्रमित प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों, संक्षेप में हमने इस अध्याय को एक बार और दोहरा लिया है। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।